हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स टेकन फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए उठाए गए कदम। इसमें सुनिए, भारत में भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और ज़मींदार्स, यानी कि मध्यस्थों या ज़मींदारों का उन्मूलन। पहले सुनिए, भूमि सुधार प्रयत्नों में सबसे पहला प्रयत्न मध्यस्थों व जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 40% भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर कानून पास किए गए। सन 1954 तक देश के सभी राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बना लिए गए थे। जमींदारों के उन्मूलन के फलस्वरूप 2 करोड़ से अधिक किसानों का सरकार ने सीधा संबंध स्थापित हुआ। कृषि योग्य बंजर भूमि का बड़ा भाग जो पहले बिचौलियों के अधीन था, राज्य सरकारों द्वारा ले लिया गया है और उसे भूमिहीन कृषकों में बांट दिया गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें समेकित रूप से निम्नलिखित समानताएं थीं। राज्य तथा किसानों के बीच से मध्यस्थों का उन्मूलन, भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया तथा इसके बदले में उन्हें क्षतिपूर्ति दी गई। क्षतिपूर्ति का आधार, दरें तथा भुगतान की रीति सभी राज्यों में अलग अलग थी। लगभग सभी राज्यों में ऐसी भूमि जिस पर जमींदार लगान हो नहीं ले रहे थे तथा जिस भूमि पर उनके द्वारा स्वयं या उनकी देखरेख में श्रमिकों द्वारा खेती की जा रही थी को उनकी खुदकास्ट मान लिया गया और वह भूमि उनके स्वामित्व में ही बनी रहने दी गई। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, यानी जमींदारी के उन्मूलन के प्रभाव। इसमें सुनिए, भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में अनेक कमियां थीं, फिर भी इससे अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अच्छे प्रभाव पड़े। नंबर 1, शोषण का अंत। जमींदारी द्वारा काश्तकारों का जो शोषण किया जाता था उसका अंत जमींदारी उन्मूलन से हो गया है। नंबर 2, उत्पादन में वृद्धि। जमींदारी उन्मूलन प्रथा से करोड़ों काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है जिससे वे अब कृषि भूमि में स्थायी सुधार करने लगे हैं। नंबर 3, सरकारी आय में वृद्धि। जमींदारी उन्मूलन से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई है क्योंकि पहले जो आय मध्यस्थों द्वारा हड़प ली जाती थी वह अब सरकार को प्राप्त होने लगी। नंबर 4, सामंतवाद का अंत। सामंतवाद का अंत। जमींदारी के अंत से सामंतवाद का अंत हो गया है। नंबर 5, कृषकों का सरकार से सीधा संबंध। जमींदारी उन्मूलन से कृषकों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो गया है जिससे वह उन्हें सरकारी सहायता मिलने में आसानी रहती है। नंबर 6, भूमिहीन किसानों को भूमि। जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप अब तक लगभग 1 करोड़ काश्तकारों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। अब नंबर 2 आता है रिफॉर्म्स इन टेनेंसी सिस्टम। उठाए कदम का दूसरा पॉइंट है।
यानी काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। जब कृषि भूमि पर उसका स्वामी खुद खेती नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लगान पर जोतने के लिए दे देता है तो उस व्यक्ति को काश्तकार कहते हैं तथा इस प्रथा को काश्तकारी प्रथा कहते हैं। भारत में काश्तकारी प्रथा काफ़ी समय से पाई जाती रही है। उनमें सुधार करने के लिए स्वतंत्रता के बाद विशेष कानून पास किए गए जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ रेंट, लगान का नियमन। स्वतंत्रता से पूर्व जमींदारी प्रथा में काश्तकारों से साधारणतया उनकी कुल उपज का आधा या इससे अधिक भाग लगान के रूप में लिया जाता था। इससे कृषकों के पास उपज का बहुत कम हिस्सा रह पाता था। स्वतंत्रता के पश्चात लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के संबंध में कानून पास कर दिए गए हैं। लगान की मात्रा को कुल उपज के 20 से 25% भाग तक सीमित रखा गया है। नंबर 2, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, भूधारक की सुरक्षा या पट्टे की सुरक्षा। भूमि धारण की सुरक्षा का अभिप्राय काश्तकारों को स्थायी भूमि अधिकार मिलने से है ताकि उन्हें बेदखल नहीं किया जा सके। भूधारण की सुरक्षा हेतु विभिन्न राज्यों ने मोटे तौर पर निम्न कानून बनाए हैं ताकि सभी काश्तकारों को पट्टे की पूर्ण सुरक्षा दी जाए। यह नियम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में लागू किया गया। भूस्वामियों को एक सीमित क्षेत्र पर खुद काश्त का अधिकार दिया जाए। यह नियम गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम और पंजाब में लागू किया गया। नंबर 3 आता है राइट ऑफ ओनरशिप फॉर टेनेंट्स, काश्तकारों का भूमि के स्वामी बनने का अधिकार। भूमि जोतने वालों को ही यह भूमि सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। कई राज्यों में पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार दिलाने के लिए वैधानिक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत पट्टेदार निर्धारित क्षतिपूर्ति के बाद भूमि पर स्वामित्व अधिकार कर सकता है। इस संबंध में अभी आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब व असम में ऐसे अधिनियम नहीं हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि काश्तकारों को भू स्वामित्व अधिकार देने से विभिन्न राज्यों में 124.20 लाख काश्तकारों को लगभग 63.20 लाख हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। काफ़ी समय तक बहुत से काश्तकारों ने अपनी काश्त अधीन भूमि को खरीदने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। बहुत से काश्तकारों के पास भूमि खरीदने के लिए धन की व्यवस्था नहीं थी तथा बहुत से काश्तकारी ने भूमि खरीदने की अनिच्छा व्यक्त की। अब नंबर 3 आता है सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जोतों की सीमा निर्धारण। इसमें सुनिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। इसके 2 उद्देश्य थे। प्रथम, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना जिससे भूमि का केंद्रीकरण रोका जा सके। द्वितीय, इस अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने वाले भूस्वामियों से सीमा से अधिक भूमि लेकर छोटे कृषकों एवं भूमिहीन कृषकों में उसका वितरण करना जिससे उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके। जोतों की सीमा निर्धारण की आवश्यकता निम्नलिखित घटकों के संदर्भ में अनुभव की गई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कृषि आय असमानताओं में कमी लाना, भूमि की सीमितता के कारण भूमि पर उचित संतुलन स्थापित करना। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के पक्ष में तर्क। इसमें नंबर 1 है हेल्पफुल इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सहायक।
सुनिए। यह नियम केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सहायता देते हैं तथा राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। नंबर 2, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय का समान वितरण। इससे कृषि आय का समान वितरण करने में सुविधा होगी। नंबर 3, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर यानी कि सहकारी कृषि, बड़ी जोतों की समाप्ति में समानता आएगी तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 4, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में वृद्धि, अधिकतम जोत निर्धारण से जोत लघु एवं मध्यम आकार की रह जाएगी जिससे रोजगार में वृद्धि होगी। नंबर 5, एनकरेजमेंट टू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स यानी कि चकबंदी को प्रोत्साहन, अधिकतम जोत निर्धारण के नियमों के कारण जोतों का आकार छोटा हो जाता है जिससे चकबंदी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 6, एनकरेजमेंट टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन खेती को प्रोत्साहन, अधिकतम जोत निर्धारण से गहन खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। नंबर 7, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भूमि के असमान वितरण में कमी, अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से भूमि वितरण की विषमताएं दूर हो जाएंगी। अब आपका हम कल कराएंगे नंबर 4, जोतों की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये आपका कल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।